नमस्कार साथियों। आज हम आपके सामने दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है का पहला जो अध्याय और चैप्टर है उसको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। समझने और समझाने की दृष्टि से और याद करने और करवाने की दृष्टि से ये बहुत ही मुश्किल चैप्टर है। पूरे जो 10-11 चैप्टर हैं अम, आर्थिक समीक्षा के, उनमें से ये एक पहला जो चैप्टर है को याद करने पे, समझने पे और थोड़ा-सा हम कहें कि रटने पर बल देता है। समझने की दृष्टि से तो हम आपको इसको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। याद करने के लिए आपको वो जो भी आंकड़े इसमें बताए जाएँगे, वो याद करने का आप प्रयास करें। इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम जो राजस्थान की आर्थिक वृद्धि क्या है, सार्वजनिक वित्त के क्या मामले हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पिछले वर्षों के क्या ट्रेंड चल रहे हैं, क्या प्रवृत्तियाँ चल रही हैं, उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि जीएसडीपी क्या होती है, भारत के परिप्रेक्ष्य में जीडीपी क्या होती है, भारत के परिप्रेक्ष्य में एनडीपी क्या होती है, राज्य के परिप्रेक्ष्य में एनएसडीपी क्या होती है। देखेंगे कि पर कैपिटा इनकम राज्य की क्या-क्या है। ये भी देखेंगे कि भारत की पर कैपिटा इनकम क्या है, भारत की और राज्य की दोनों की पर कैपिटा इनकम को हम तुलना करने का इसके अंदर प्रयास करेंगे। और सकल राज्य वर्धन जो है जीएसवीए है, राज्य का कितना है, ये भी देखने का प्रयास करेंगे। 350 बिलियन की अर्थव्यवस्था राजस्थान सरकार किस प्रकार से बनाने का प्रयास कर रही है, ये भी देखने का हम इसके अंदर प्रयास करेंगे। चीज़ें समझेंगे, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं, अंतिम उपभोग योग्य वस्तुएं क्या होती है। एक वित्तीय वर्ष सामान्यतः आपको समझ में है। दूसरा देखेंगे कि हम इसके अंदर जो देश के निवासी हैं वो क्या हैं। सब चीज़ों को हम तसल्ली से समझने का प्रयास करें। आइए देखते हैं। राजस्थान राज्य ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, देखिए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था। अब जितने भी जो स्टेट हैं राज्य में, वो कोई ना कोई जीएसडीपी का प्राप्त करते हैं। वो जीएसडीपी सब कुछ जोड़ के हम भारत की अर्थव्यवस्था में जुड़ती है। ठीक उसी प्रकार से राज्य की भी कुछ अर्थव्यवस्था है, जो है जीएसडीपी है, वो भारत की जीएसडीपी में या जीडीपी में जोड़ी जाती है। सर्वे में हालांकि ये 2024-25 की दी गई है, परंतु उसके पहले के जो सर्वे हैं उनके अंदर भी क्या योगदान रहा है उसको एक तुलनात्मक रूप से देखने का प्रयास। आपको केवल ये दो ही डिजिट जो है वो ध्यान रखनी है कि प्रचलित कीमत पर और स्थिर कीमत पर। अभी हम थोड़ा एक दो स्लाइड्स के बाद देखेंगे कि प्रचलित कीमत और स्थिर कीमतें क्या हैं, देखेंगे। तो प्रचलित कीमत पर 2024-25 में 5.26% जो योगदान है वो भारत की जीडीपी में राज्य की जो जीएसडीपी है वो ये करती है, और स्थिर कीमतों पर 4.90% करती है। तो लगभग अगर देखा जाए, कोई आपसे ये पूछे कि भारत सरकार अगर 100 रुपये कमाती है तो राज्य सरकार, राजस्थान सरकार जो है वो कितने रुपए का योगदान करती है? तो 5 रुपये का योगदान करती है, लगभग 5 रुपये का। अपन इसको फिलहाल लगभग 5 रुपये के आसपास देखें, वो हम देख लेंगे कि 5 रुपये से जब 0.10 हटाएंगे तो 4.90 आ जाएंगे, और प्रचलित कीमतों में हम जोड़ेंगे 0.26 तो 5.26 आ जाएंगे। तो देखें कि राज्य अगर केंद्र सरकार 100 रुपये है तो राज्य सरकार, राजस्थान सरकार जो है वो 5 रुपये उसके अंदर योगदान करती है। इसको सामान्य समझे कि जीएसडीपी का योगदान है वो लगभग 5% के आसपास है। यही चीज़ बताइए। इससे पुराने वर्षों में 2023 में तो वही लगभग 5.17, याद नहीं करना है आपको, ये दो डिजिट ही जो आंकड़े हैं समंक है, इन्हीं पे ध्यान देना है। पर तुलना करने के लिए लिख दिया गया है। 2023 में स्थिर कीमतों पर 4.26% था। 2022-23 में बात करें तो 5.18% प्रचलित कीमतों पर था, और स्थिर कीमतों पर 5.17%। ये लाइन नीचे लिखी हुई है कि अखिल भारतीय सकल राज्य उत्पाद यानी कि भारत की जीडीपी में
राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि राजस्थान की राज्य की जो जीएसडीपी है वो लगभग 5% का इसके अंदर योगदान करता है। अब पूछेगा कि राजस्थान सरकार की ग्रोथ रेट क्या चल रही है। तो राजस्थान सरकार की जो ग्रोथ रेट है वो 7.82% वर्तमान में। भारत की भी ग्रोथ रेट होती है, विश्व की भी ग्रोथ रेट होती है, राज्यों की भी ग्रोथ रेट होती है। अगर राज्यों की ग्रोथ रेट, राजस्थान राज्य की ग्रोथ रेट आपको अगर नवीन परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए, जो हमें डॉक्यूमेंट आर्थिक सर्वे का कहता है, तो वो है 7.82%। 7.82% बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, और आप इसको मुख्य परीक्षा में भी यूज कर सकते हैं। इस पूरे आंकड़े को आपको मुख्य परीक्षा में सीधा तो नहीं पूछेंगे आरएसकी में, लेकिन आपको इनको कहीं ना कहीं पेपर में यूज तो करना ही पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखें। हमने इसके अंदर एक प्रश्न फॉर्मेट में भी 10-12 प्रश्न जो बन सकते थे वो बना लिए हैं और याद करवाने का भी प्रयास करेंगे। आगे चलते हैं। अब पहली जो टर्मोलॉजी आ रही है हमारे पास वो जीडीपी भारत के परिप्रेक्ष्य में और राज्य के परिप्रेक्ष्य में जीएसडीपी को समझने का। इसको समझें कि इस पूरी परिभाषा को मैं एक बार पढ़ देता हूं और इसके अंदर जो शब्द आए हैं उनको हम डिकोड करने का प्रयास करेंगे। तो राज्य अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में बात कर रहे हैं, एक वर्ष में सामान्य सा 1 अप्रैल 2000 जो भी 24 से लेके 31 मार्च 2025 तक का जो सामान्य वर्ष है वो एक वर्ष है। दूसरा जो शब्द आ रहा है वो है निवासियों, व्यक्ति निवासी, लेकिन हम यहाँ निवासी की बात करेंगे। अब इस निवासी शब्द को समझते हैं कि निवासी क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे उत्पादित अंतिम वस्तु। तो पहले समझते हैं निवासी का अर्थ क्या है। जिन्हें किसी देश की नागरिकता मिली हुई हो उन्हें निवासी कहते हैं। सामान्य शब्दों में 11वीं क्लास के एनसीईआरटी की लाइन है कि जो भी व्यक्ति है उसको जिस देश की नागरिकता मिली हुई है वो उस देश का निवासी कहलाता है। अब निवासी जो है वो कुछ ना कुछ उत्पादकता करते होंगे, चाहे कृषि क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, या सेवा क्षेत्र में हो, कोई ना कोई आय का अर्जन करते होंगे। कोई व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सेवा या शिक्षक का कार्य जो भी करते होंगे। तो जो किसी देश के नागरिक को जो नागरिकता मिली हुई है उसे हम निवासी कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। निवासियों द्वारा आर्थिक क्रियाओं में फलस्वरूप कुछ आय का अर्जन किया जाता है, कुछ कमाते ही होंगे वो, उन्हें हम जीएसडीपी या जीडीपी में शामिल करते हैं, निवासियों की आय को। अब भारत देश का व्यक्ति विश्व के किसी भी कोने में रहता हो और जो वो कमाता है भारत की जीडीपी में शामिल होगा। और जो राज्य भारत के अंदर किसी भी जो विदेशी हैं, चाहे अमेरिका का हो, यूके का हो, आपके जर्मनी का हो, जापान का हो, वो भारत में कमा रहा है तो वो उनके अपने अपने देशों में आय जो है जीडीपी में या जीएसडीपी में शामिल होगी। तो ये निवासी शब्द हो गया। तीसरा शब्द समझेंगे उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा। वस्तुएं वो होती हैं जिन्हें हम छू के देख सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम वस्तु है उसको छू के देख सकते हैं। सेवाएं वो हैं जिन्हें हम छू के नहीं देख सकते। मैं पढ़ा रहा हूँ एक प्रकार की सेवा है, ये पेन, ये बोर्ड, ये वस्तुएं हैं। उत्पादित अंतिम हम समझेंगे कि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं, अंतिम वस्तु क्या होती है, अभी आगे समझें। मौद्रिक मूल्य, जो आप बाजार में गए, आपने एक बिस्कुट खरीदा और उसको जो एमआरपी पर चुकाया वही मौद्रिक मूल्य है। तो ये एक परिभाषा है इसके अंदर। हम अब समझने का प्रयास करते हैं कुछ वस्तुएं जो हैं उनको। देखिए, अर्थव्यवस्था में प्रमुख कुछ वस्तुएं होती हैं। पहली हम समझें मध्यवर्ती वस्तु, दूसरी उपभोग वस्तु, तीसरी पूंजीगत वस्तु। फिलहाल हम इन दोनों को समझें कि क्यों हम जीडीपी में, जीएसडीपी में या राष्ट्रीय आय में अंतिम उपभोग योग्य वस्तुओं को ही शामिल करते हैं। पढ़ते हैं इसको। मध्यवर्ती वस्तुएं वो होती, सामान्य भाषा में समझ लें कि मध्यवर्ती वस्तुएं वो होती हैं जो किसी भी उत्पादक के द्वारा, कोई भी प्रोड्यूसर है, चाहे वो बिस्कुट बनाने वाला हो, मोटरसाइकिल बनाने वाला हो, कार बनाने वाला हो, या किसी भी प्रकार की सेवा को जो वो प्रोड्यूस करने वाला हो, उसमें जो रॉ मटेरियल के रूप में जो भी सामानों को लेता है का वो पुनः बिक्री संभव कर सकता है। एक उत्पादक दूसरे उत्पादक को बेच सकता है। वो उपभोक्ता के लिए, अपने उपभोग के लिए नहीं होती हैं, उन्हें हम मध्यवर्ती वस्तु होते हैं, यानी कि इसका बेचान का बार बार दोहराव संभव है। तो वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं, समझें, अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल अथवा आगत या इनपुट के रूप में होता है, जिनका उपयोग उत्पादक उत्पादन की प्रक्रिया में करता है। ये अर्धनिर्मित वस्तुएं होती हैं, समझ रहे हैं।
कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती है, रॉ मटेरियल के रूप में की जाती है। उनकी पुनः बिक्री संभव होती है। क्यों संभव होती है? क्योंकि अगली जो उत्पादन की प्रक्रिया है उसमें वो शामिल हो सकते हैं। जैसे कि एक बिस्कुट बना रहे हैं, तो बिस्कुट बनाने में हम समझेंगे कि आपको आटा चाहिए और शक्कर चाहिए और जो भी प्रकार की सामग्री है उसके अंदर चाहिए वो हमको उसके अंदर शामिल है। तो शक्कर और जो है वो दूसरी चीज़ उत्पादन की प्रक्रिया में मध्यवर्ती वस्तुओं को बिस्कुट बनाने के संदर्भ में मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। जैसे कपड़े के लिए रुई, बिस्कुट के लिए आटा या शक्कर, ये मध्यवर्ती वस्तु है। इनको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं क्योंकि इनका बेचान बार बार संभव होता है, फाइनल गुड्स में ये नहीं है। दूसरी है उपभोग वस्तुएं। अब उपभोग वस्तुएं होती क्या हैं? आप गए किसी भी दुकान पे, आपने कहा कि मुझे फ्रूटी दीजिए या मुझे पेन दीजिए, मुझे पेंसिल दीजिए, कॉपी दीजिए, बिस्कुट दीजिए, या जो मैं प्रत्यक्ष रूप से उपभोग कर सकता हूँ और एमआरपी के अंदर उसका पैसे को चुका सकता हूँ, उनको हम अंतिम उपभोग वस्तुएं कहते हैं, जिनका उत्पादक प्रयोग नहीं कर सकता। उपभोक्ता जो है एज ए कंज्यूमर जो है वो उसका प्रयोग करेगा। उन्हीं वस्तुओं को हम अंतिम उपभोग वस्तुएं कहते हैं। इनका दोहराव संभव नहीं है दोबारा, इसीलिए इनको हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं ताकि कैलकुलेशन सही हो सके, दोहराव नहीं हो। तो वे वस्तुएं जो उपभोक्ता के खरीदने के उपरांत उपयोग में की जाती है, वह वस्तुएं जो उपभोक्ता की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है। मतलब जो भी वस्तु हम ले रहे हैं वो हमारे प्रत्यक्ष रूप से हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं, वो अंतिम उपभोग योग्य वस्तुएं कहलाती हैं। इन वस्तुओं का आगामी उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इन्हीं के कारण, इन्हीं विशेषताओं के कारण इन्हें हम राष्ट्रीय आय, जीडीपी या जीएसडीपी में जोड़ते हैं। ठीक है। पूंजीगत वस्तुएं जब हम आपको मूल्यह्रास पढ़ाएंगे, वापस इस साइड में आएंगे और फिर समझाएंगे। अब हम चलते हैं हमारी परिभाषा पे, जहां पर पहले हम थे। तो कि राज्य की अर्थव्यवस्था में, एक वर्ष आपको समझ में आ गया, निवासी आपको समझ में आ गया, उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवा आपको समझ में आ गया, मौद्रिक मूल्य जो हम एमआरपी के रूप में चुकाते हैं, मौद्रिक मूल्य, बाजार मूल्य। अब कृषि के क्षेत्र में सारी चीज़ों को हमने जोड़ लिया, उद्योग के क्षेत्र में जो भी निर्माण विनिर्माण हुआ हमने उन सारी चीज़ों को जोड़ लिया, सेवा के क्षेत्र में जितने भी काम हुए, कार्य हुए, उनको अंतिम रूप में जोड़ दिया, और उनको जोड़ करने के बाद जो हमें राशि प्राप्त हुई उसे ही हम जीडीपी कहते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, और राज्य के परिप्रेक्ष्य में जीएसडीपी कहते हैं। एक परिभाषा ये है। इसको दूसरी परिभाषा के रूप में समझें तो कि किसी एक वर्ष में राज्य में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों पर समस्त योग राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहलाता है। वही परिभाषा है दोनों अर्थों में, कि एक अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था, राज्य राजस्थान की अर्थव्यवस्था, एमपी की अर्थव्यवस्था, उसमें कृषि क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में और उद्योग क्षेत्र में जो भी उत्पादन हो रहा है और वो उपभोक्ता के यूज़ करने के लिए उपलब्ध है और वो उसके एमआरपी के रूप में पैसा चुका रहा है, उन पैसों को हम जोड़ लेते हैं और जोड़ने के उपरांत उसको हम जीडीपी में या जीएसडीपी में प्रस्तुत कर लेते हैं, ये साधारण शब्दों में। अब जीडीपी को और जीएसडीपी को बड़े बड़े वैश्विक संगठन, राज्य संगठन, प्राइवेट सेक्टर्स या उद्योग वाले यहाँ आके समझने का प्रयास करते हैं कि उनकी जो वृद्धि दर है, पर कैपिटा इनकम है या जीडीपी है, वो कितनी चल रही है। तो जो जीएसडीपी है वो किसी भी राज्य के लिए जब तक कि नवीन प्रकार के मापदंड नहीं आ जाते तब तक के लिए हम उन मापदंडों को, यानी जीएसडीपी को हम राज्य का आर्थिक विकास का एक दर्पण या प्रतिबिंब कहते हैं। किसी भी देश को यदि वर्ल्ड बैंक देखता है, आईएमएफ देखता है, तो वो जीडीपी के आधार पर देखने का प्रयास। तो ये जीएसडीपी जो कहना चाह रही है कि राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य के आर्थिक विकास का प्रतिबिंब माना गया है, कि आर्थिक विकास का अगर कोई दर्पण है तो वो जीएसडीपी है। पूछा भी गया है परीक्षा में, 2013 की परीक्षा में या 16 की परीक्षा में, आरएस मुख्य में ये सवाल था। उसके बाद में अब इससे क्या होता है, इससे हम कुछ चीज़ों को तैयार करते हैं। प्रति व्यक्ति आय से तैयार होती है। हम देखेंगे कि जीएसडीपी के बाद में एनएसडीपी आएगा। एनएसडीपी में हम मूल्यह्रास को निकालेंगे,
मूल्यह्रास को निकालने के बाद एमएसडीपी एनएसडीपी जो है उसके अंदर हम जो मध्यवर्षीय जो जनसंख्या है उसका भाग देंगे और भाग देने से पीसीआई दिखा। तो मतलब एक जो दूसरे आंकड़े निकलते हैं वो जीएसडीपी से ही निकलते हैं। जीएसडीपी में हम मूल्यह्रास को निकाल देंगे तो एनएसडीपी प्राप्त हो जाएगी। एनएसडीपी में जब हम मध्यवर्षीय संख्या का भाग दे देंगे तो पर कैपिटा इनकम हो जाएगी। तो इस रूप में मूल रूप से जीएसडीपी को आर्थिक विकास का एक प्रतिबिंब कहा जाता है। शेष आंकड़े जो हैं वो इससे तैयार किए जाते हैं और राज्य द्वारा इस मापदंड को स्वीकार किया गया है वर्तमान परिस्थिति के अंदर। तो ये तक समझ लीजिए। सारी बातें मैं समझता हूँ आपको क्रिस्टल क्लियर होगी। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ही इस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। 2 लेक्चर्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे। सामान्य चीज़ों में परिभाषाओं को इनको समझेंगे तभी जाके आप आंकड़ों को इसके अंदर बैठा पाएंगे। आगे चलते हैं। अब स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत, कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस, ये क्या चीज़ें हैं इनको। तो स्थिर कीमतें और प्रचलित कीमतें अर्थव्यवस्था में इनको रखा क्यों गया है पहले तो समझें। तो देखिए कि किसी भी चीज़ की तुलना जो है वो किसी ना किसी से की जाती है। जब हम 10वीं क्लास में पढ़ते थे तो हमारी तुलना किसी टॉपर विद्यार्थी से कर लेते थे तो वो हमारे लिए स्थिर हो जाता था और हम प्रचलित हो जाते थे। तो किसी ना किसी की तुलना करने के लिए कोई ना कोई आधार लिया जाता है। आधार वर्ष जो लिया जाता है उस आधार वर्ष की जो कीमतें हैं वो स्थिर कीमतें। आधार वर्ष क्या होगा अर्थव्यवस्था में। तो अर्थव्यवस्था में जो आधार वर्ष होगा साथियों वो ऐसा वर्ष लिया जाता है जो आदर्श परिस्थितियों को दिखाता है या बताता है। उस वर्ष में मूल्य जो हैं वो सही रहे हों, इन्फ्लेशन की अवस्था है वो भी लगभग भारत सरकार की जो दर बताई गई है आर्थिक वो जो 4 से 5% बताई गई है उसके बीच में रहा हो, कोई बाढ़ नहीं हो, भूकंप नहीं आया हो, अकाल नहीं हो, सूखा नहीं पड़ा हो, महंगाई के जो प्रचलित दरें हैं वो भी थोड़ी सी संयमित रही हों, या कोई आसपास युद्ध उद्ध नहीं हुआ हो। तो इस प्रकार के जो वर्ष होते हैं उन्हें हम आधार वर्ष कहते हैं। तो यहाँ जो आधार वर्ष लिया गया है राज्य की अर्थव्यवस्था में वो 2011-12 लिया गया है। आधार वर्ष की जो जीडीपी है उसे हम वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी कहते हैं। जो स्थिर दर पे जो कीमतें होती हैं उनके ऊपर हम महंगाई को इसके अंदर शामिल नहीं करते हैं और इन्हें ही हम आधार वर्ष की जीडीपी कहते हैं जो स्थिर कीमतों पर दिखाई जाती है, जो 2011-12 है। आगे अभी पढ़ेंगे 2011-12 है। प्रचलित कीमतें जो ठीक इससे पहले वर्ष के अंदर जो आज चल रही है उससे पुराने वर्ष में है, इसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। इसके अंदर इन्फ्लेशन या महंगाई शामिल होती है और इसे हम प्रचलित कीमत कहते हैं। तो स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत दोनों को हम समझेंगे क्योंकि बहुत बार इन चीज़ों का दोहराव होगा, तो इसलिए समझना जरूरी है कि स्थिर और प्रचलित है। तो इसके अंदर वर्गीकरण बहुत सारा 7-8 पॉइंट है, लेकिन सर्वे को समझने के लिए हमें 2 या 3 अंतर बेसिक मालूम होने चाहिए जो हमने कर लिए हैं। ये मैंने आपको समझा ही दिया। अर्थव्यवस्था में जो मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं, उपभोग्य वस्तुएं क्या होती हैं। पूंजीगत वस्तुओं को हम जब एनएसडीपी पढ़ेंगे तब वापस इस स्लाइड पे आके समझेंगे। अब आ जाइए दूसरे हम कंटेंट को समझने का प्रयास करें कि एक अर्थव्यवस्था में मध्यवर्ती वस्तुएं जो हैं और अंतिम उपभोग योग्य वस्तुएं हैं उनको किनको शामिल करते हैं और किनको नहीं करते हैं। तो मैं क्रिस्टल क्लियर इन दोनों परिभाषाओं को समझा चुका हूँ कि मध्यवर्ती वस्तुओं को क्यों नहीं करते हैं और अंतिम उपभोग योग्य वस्तुओं को क्यों करते हैं। क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं में पुनः बिक्री की संभावना रहती है, तो अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में हम उनको शामिल नहीं करते और अंतिम उपभोग योग्य वस्तुएं जो है वो एक बार पैसा चुकाने के बाद में ली जाती है, दोबारा उसकी बेचान नहीं होता, इसलिए हम उसको शामिल करते हैं जीडीपी और जीएसडी के अंदर। दोनों चीज़ें लिखी हुई है, मैं पढ़ देता हूँ कि मध्यवर्ती वस्तु और सेवाओं को जीएसडीपी में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इसमें उत्पादन एवं सेवा की दोहरी गणना संभव है। बता दिया आपको, पूरा समझा दिया। जीएसडीपी में अंतिम उपभोग योग्य वस्तुओं तथा सेवाओं को शामिल किया जाता है। क्यों किया जाता है वो भी समझा दिया कि इसके बाद इसकी पुनः बिक्री नहीं होती। ठीक है। वास्तविक आर्थिक विकास प्रचलित कीमतों पर प्रकट नहीं होता, तो किस पे होता है, तो स्थिर कीमतों पर होता है। अब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को या किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास को हम जीडीपी में देखेंगे तो इस पर देखेंगे, ना कि प्रचलित कीमतों पर। क्यों नहीं देखेंगे? एक लाइन का जवाब है, क्योंकि इसके अंदर महंगाई शामिल होती है और वस्तु की मात्रा और मूल्यों में परिवर्तन इसके अंदर शामिल होता है, प्रभाव शामिल होता है, इसलिए हम इसे आर्थिक विकास में शामिल नहीं करते हैं। प्रचलित को हम स्थिर कीमतों को शामिल करते हैं। अब जीएसडीपी जो है वो आपको समझा दी गई है। तो जीएसडीपी 2 आधारों पर निकाली जाती है।
निकालने का सिंपल सा तरीका है कि तुलना करना है, इसलिए निकालना है। एक निकलती है स्थिर कीमतों पर और एक निकलती है प्रचलित कीमत। अब आंकड़ों का खेल शुरू होने वाला है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में हम आपको इतनी बार बोलेंगे तसल्ली से कि आपको ये स्वतः ही याद हो जाएंगे। पर आंकड़ों पर चलने से पहले मैं दो बातें आपको करना चाहता हूँ। पहली बात, इनको तो हम एक पेज में शॉर्ट कर देंगे एंड में। उस पेज को आप निकाल के जहाँ भी आप रोज़ दिन में 4-5 बार गेट पे निकलते हों, सीढ़ियों पे चढ़ते उतरते हों, या जहाँ भी आपका मूवमेंट सर्वाधिक हो वहाँ पे चिपका देना। क्योंकि हर परीक्षा में, चाहे पटवारी परीक्षा हो, ग्राम सेवक की परीक्षा हो, या जहाँ भी सर्वे का प्रयोग किया जाता है, आरएस की परीक्षा हो, जहाँ पर भी करंट अफेयर्स का यूज़ किया जाता है, वहाँ पर भी इसको पढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ पे इसको चिपका दें पहले चैप्टर को, क्योंकि ये बार बार रिपटता है दिमाग से। आंकड़े हैं, मैं पढ़ाऊँ, कोई भी पढ़ाए, वो उसको कहीं से 2-4 दिन के लिए याद करके समझ के या बता सकता है, लेकिन वो परमानेंट दिमाग में रहते नहीं हैं। आइए प्रयास करते हैं कि स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी क्या है और प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी क्या है। अब देखें कि स्थिर कीमतों पर जीडीपी और प्रचलित कीमतों पर जीडीपी क्या क्या है। तो तसल्ली से समझेंगे कि 8.41 लाख करोड़ पिछले वर्ष हमारी जीडीपी थी स्थिर कीमतों पर। 8.41 लाख करोड़, 8.41 लाख करोड़ 2023-24, जो कि बढ़कर 9.06 लाख करोड़, 9.06 लाख करोड़ हो गई है। अब दो ही आंकड़ा, अभी संख्या को छोड़ो, आप इतनी डिटेल मिल जाएगा जब ये, अगर ये याद होगी तो ये आप देख लोगे। तो 8.41 लाख करोड़ हमारी 2023-24 में स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी थी, जो कि 9.06 लाख करोड़ हो गई है। अब प्रतिशत वृद्धि जो हुई है इसमें 7.82% है, 7.82% है। अभी देखेंगे गणित का 7वीं 8वीं के सूत्र से कि कैसे इसको निकाला जाता है। इन इन दोनों के अंतर को लिया जाता है, इस राशि का इस राशि के अंतर को लिया जाता है, और जो अंतर प्राप्त होता है वो इसमें भाग, प्रतिशत में भाग लगाकर और इसको निकाला जाता है। तो ये 7.82% है। तो हम फिर देखेंगे कि स्थिर कीमतों पर 8.41 लाख करोड़ 2023-24 में हमारी जीएसडीपी थी, जो वर्ष 2024-25 में 9.6 लाख करोड़ 9.6 लाख करोड़ 9.6 लाख करोड़ हो गई है। जिसके अंदर हम प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो 7.82%, 7.82% और 7.82%, ये सब स्थिर कीमतों पर बात चल रही है। अब हम देखेंगे प्रचलित कीमतों पर क्या है कहानी। वर्ष 2023-24 में प्रचलित कीमतों पर हमारी जो जीएसडीपी थी वो 15.21 लाख करोड़ 15.21 लाख करोड़ 15.21 लाख करोड़ थी, जो वर्ष 2023-24 में 17.4 लाख करोड़ 17.4 लाख करोड़ 17.4 लाख करोड़ हो गई है। प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो 12.2% इसके अंदर वृद्धि हुई है। तो देखिए, स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी पूछे तो 7.82% की ग्रोथ रेट है। स्थिर प्रचलित कीमतों पर पूछे तो 12.2% इसके अंदर वृद्धि है, जो कि 15.21 लाख करोड़ से 12.02% वृद्धि दर के साथ में 17.04 लाख करोड़ हो गई है। एंड में इसको हम समराइज कर देंगे, तो देखते हैं अब बनती कैसे है। आइए, ये सूत्र है कि 9.06 लाख करोड़ हमारी प्रचलित स्थिर कीमतों पर थी 2024-25 में, और जो 23-24 में है वो 8.41 लाख करोड़ थी। इसको इसको इसमें से माइनस किया जाएगा तो ये 65 करोड़ समथिंग आ जाएगी। इसको इससे भाग प्रतिशत में दिया जाएगा तो ये 7.82% आ जाएगी। बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं, हम देखते हैं ऑफलाइन क्लासेस के अंदर नहीं आता है समझ में क्या कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो इसलिए प्रयास किया गया है कि इसको ढंग से बता दिया जाए। वैसे ही प्रचलित कीमत में देखें 17.04 लाख करोड़ थी 2024-25 में, और जो 23-24 में थी वो 15.21 लाख करोड़ थी। इन दोनों के अंतर को लिया तो ये अंतर प्राप्त हुआ। इस अंतर को जब यहाँ रखा और इसको पिछले वर्ष के उसमें जीएसडीपी में भाग दिया तो 12.02 करोड़ प्रतिशत प्राप्त हुआ। तो ये ऐसे प्राप्त किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अब इसको आप समझ गए होंगे कि 8.41 लाख करोड़, जो कि 7.82% की दर से 9.06 करोड़ हो गई है। ठीक इसी प्रकार प्रचलित कीमतों पर 15.21 लाख करोड़, जो कि 12.2% की वार्षिक दर से 17.04 लाख करोड़ हो गई है हमारी जीएसडीपी। आगे चलते हैं।
अब राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दरें, हमने वृद्धि दरें देख ली हैं कि इस साल कितनी है 7.82, और प्रचलित कीमतों पर कितनी है कि 12.02। पिछले साल कितनी थी याद वाद नहीं रखना है, केवल एक ये जो आंकड़ा है इसमें क्या जाहिर हो रहा है उनको हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। याद नहीं रखना है पिछले साल का, आपको ये याद रखना है 7.82% की वृद्धि दर है स्थिर कीमतों पर, 12.02% की वृद्धि दर है प्रचलित कीमतों पर। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पिछले वर्ष की तुलना में ये थोड़ी सी कमी हुई है, ये भी याद नहीं रखनी है कि आपको कितनी कमी हुई है, कोई याद नहीं रखनी। इन आंकड़ों से हम आपको जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो ये है, इस लाइन को पढ़ते हैं कि इनसे जाहिर क्या हो रहा है, ये कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट वाले सवाल जो हैं वो अब आना शुरू हो गए हैं। 2013 का प्री का पेपर हुआ था जब आमूलचूल परिवर्तन हुए थे परीक्षाओं में, और जो 2023 के अंदर मुख्य परीक्षा का पेपर हुआ है आरएस का, और प्री का जो 2024 का पेपर हुआ है, अब परिस्थितियां जो हैं वो बदल चुकी हैं। मूलभूत किताबों का अध्ययन नितांत आवश्यक हो चुका है। पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों के लिए अब जो चैलेंज है उनको स्वीकार करना जरूरी है, और ये पढ़ाना इसी प्रकार से पड़ेगा। अभी कल ही शायद ईओआरओ का पेपर हुआ, सीधे सीधे स्टेटमेंट थे सर्वे से, सरकार की जो दृष्टि है वो बताइए, सरकार के प्रमुख प्रयास बताइए, इस तरह के सवाल जो स्टेटमेंट वाइज थे होते। तो उक्त तथ्यों वो आंकड़ों से जाहिर होता है कि राजस्थान की सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर यानी जीएसडीपी की वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर हो, वो स्थिर कीमतों पर हो चाहे प्रचलित कीमतों पर हो, दोनों में हम एक गिरावट दर्ज देखते हैं। ये गिरावट हो रही है, देखो ये 7.88 था, ये 7.82 है, 0.6 की गिरावट है। 12.17 था, ये 12.02 है, 0.5 की गिरावट है। तो गिरावट है स्टेटमेंट वाइज देखें। परंतु स्टेटमेंट पूछे कि क्या राज्य की जीडीपी बढ़ रही है, हाँ तो राज्य की जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन जो प्रतिशत में जो बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ रही है, परंतु राज्य की जीएसडीपी बढ़ रही है। तो ये ध्यान रखें कि तथ्यों से हमें देखने को मिल रहा है कि स्थिर कीमतों पर पूछें या प्रचलित कीमतों पर पूछें, हम बताएंगे कि राज्य की वृद्धि दर जो है वो अभी गिरावट पे है, इस वर्ष गिरावट हुई है, लेकिन राज्य की जीडीपी बढ़ रही है। ये समझने का ये वही चीज़ है कि 8.41 लाख करोड़ 7.82% की वृद्धि दर से स्थिर कीमतों पर कांस्टेंट प्राइस पर 9.06 लाख करोड़ हो गई हैं, और हम प्रचलित कीमत या करंट प्राइस पर देखेंगे तो 15.22 लाख करोड़ से 12.02 ग्रोथ रेट के साथ में 17.04 लाख करोड़ हो गई है। ये उसी तरह से है। आगे देखेंगे, अब हम बात करेंगे कि भारत वो राजस्थान राज्य की जीएसडीपी का तुलनात्मक विवरण। वही जो मैंने शुरुआत में जब ये वीडियो की जब हम पहली स्लाइड पढ़ा रहे थे, उसी स्लाइड में हमें बताया था कि भारत की जीडीपी में अगर 100 रुपये आते हैं तो उसमें 5 रुपये जो हैं वो राज्य सरकार देता है लगभग। स्थिर कीमतों पर जो देता है वो 4.90% है, और प्रचलित कीमतों पर देता है वो 5.26% है। ये वाला जो कॉलम है इसको तो हम पहले ही क्लेरिफाई कर चुके हैं। ये वाली चीज़ भी आपको वैसे ही क्लेरिफाई हो चुकी है कि ये जो है स्थिर कीमतों पर ये है और प्रचलित कीमतों पर ये है। 9.06 लाख करोड़ और 17.04 लाख करोड़। अब ये जो आंकड़ा है ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 184.88 लाख करोड़ स्थिर कीमतों पर। अब भारत की जीडीपी स्थिर कीमतों पर अगर बात करें तो वो कितनी है, 184.88 लाख करोड़, 184.88 लाख करोड़, 184.88 लाख करोड़। प्रचलित कीमतों पर अगर बात की जाए तो 324.11 लाख करोड़, 324.11 लाख करोड़, 324. अब इसको समझेंगे कि जब इस संख्या को इस संख्या में भाग दिया जाएगा और प्रतिशत निकाला जाएगा तो 4.90% ही निकलेगा। कोई कहानी जो शुरुआत में बता दी गई है। और इस संख्या में जब इसको भाग देंगे, इस संख्या का इसमें जब भाग देंगे तो ये 5.26% है। तो सिंपल सी बात है, पूछे तो योगदान 5%, इधर कर देना स्थिर कीमत पर -10% कर देना तो 4.90 मिल जाएगा, और इसको अगर प्रचलित कीमत पर पूछे तो 0.26 जोड़ देना तो 5.26 मिल जाएगा। ये सिंपल सी कहानी है। मैं समझता हूँ ये दिमाग में बैठ गई होगी। पूछे वापस तो ये दोनों बातें याद होनी चाहिए कि भारत की जो जीडीपी है वो स्थिर कीमतों पर 184.88 लाख करोड़ है, 184.88 लाख करोड़ है, और प्रचलित कीमतों पर पूछे तो 324.11 लाख करोड़ है। ये अपन समझे।
अब इसमें ये कहानी जो ये बॉक्सेस हैं, ये सारणियाँ हैं, ये कहती क्या हैं कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का योगदान या अंशदान 5% है। वही बात है कि 100 रुपये में 5 रुपये हम भारत सरकार को देते हैं, या भजन लाल जी मोदी जी को 5 रुपये देते हैं। इसको इतनी सी भाषा को समझें, याद करने का प्रयास करें, हो जाएंगी। तो वही कहानी लिखी हुई है, ये हमारा प्यारा भारत देश बनाया हुआ है, राजस्थान का लगभग 5% जाता है। वही संख्या राजस्थान की जो जीडीपी है स्थिर कीमतों पर, ये स्थिर कीमतों पर इसको करेंगे तो 4.90%, ये प्रचलित कीमतों पर, ये प्रचलित कीमतों पर इसको करेंगे तो 5.25% है। ये ऐसे निकलती। आगे चलें, आर्थिक वृद्धि दरों की तुलना ये भी देखनी पड़ेगी, जरूरी है, क्योंकि स्टेटमेंट से सवाल आ सकता है। तो देखेंगे कि स्थिर कीमतों पर भारत की जो वृद्धि दर है वो 6.4% है, 6.4% है, 6.4%। और प्रचलित कीमतों पर देखेंगे तो 9.7% है, 9.7% है, 9.7%। राजस्थान की आपको अब तक मैं समझता हूँ याद हो चुकी हुई, 7.82% स्थिर कीमतों पर है और 12.02% जो है वो प्रचलित कीमतों पर है। इन आंकड़ों को देखने से आपके अंदर एक समझ विकसित हो रही होगी कि राजस्थान की जो ग्रोथ रेट है वो भारत की ग्रोथ रेट से ज़्यादा है। यही स्टेटमेंट है। पूछेगा कि राजस्थान की जो आपकी वृद्धि दर है क्या भारत की वृद्धि दर से अधिक है? हाँ सवाल बिल्कुल, भारत की आर्थिक वृद्धि दर से राजस्थान की आर्थिक वृद्धि दर अधिक है। ये नहीं पूछा कितनी अधिक है, कोई नहीं पूछेगा, बस आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो वही चीज़ है कि प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की आर्थिक वृद्धि दर भारत की वृद्धि दर की तुलना में अधिक है। साफ दिख रही है कि भारत की स्थिर कीमतों पर 6.4% है और राज्य की 7.82% है। ये 9.7% है, ये 12.2% है प्रचलित कीमतों पर। तो मैं समझता हूँ कि जीडीपी में जो जो भी चीज़ें होनी चाहिए थी वो हमने इसके अंदर समझा दी हैं। आप इसको तसल्ली से सुनिए बस। जब मैं अगला वीडियो इसमें लेके आऊँगा तो एक सिंपल सा छोटा सा चार्ट पढ़ाऊँगा और 5 से 7 मिनट तक नॉन स्टॉप इनको बोलूँगा और यहाँ पे लिखने का अच्छा प्रयास करेंगे ताकि आपके दिमाग में चीज़ें तसल्ली से एक स्लाइड में ही बिठवा देंगे कि भाई जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, फीस पर कैपिटा इनकम क्या है, जीएसवीए क्या है। इनको हम एक देखेंगे। कृषि का क्षेत्र क्या है, उद्योग का योगदान क्या है और सेवा का योगदान क्या है, सीएजीआर क्या है, मूल्य सांख्यिकी क्या है। इन सब बातों को हम तसल्ली से करेंगे, आप उस पर निश्चिंत रहे, पास तसल्ली से देखें। अब इसके बाद जो अगला कंसेप्ट हमारे यहाँ पे शुरू हो रहा है उसको हम एनएसडीपी के रूप में जानते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में हम इसको एनडीपी के रूप में जानते हैं और राज्य के परिप्रेक्ष्य में हम एनएसडीपी के रूप में जानते हैं। सिंपल सी कहानी है कि जब जीडीपी में से हम मूल्यह्रास को घटा देते हैं, जीडीपी में से मूल्यह्रास को हटा देते हैं या उपभोग की गई वस्तुएं जो होती हैं, पूंजीगत उपभोग की। अब पूंजीगत उपभोग वस्तुएं समझेंगे हम पहले। अभी दो वस्तुएं समझ ली हमने अर्थव्यवस्था के अंदर। एक तो आपकी अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं। अब हम समझेंगे पूंजीगत उपभोग की वस्तु, तब ये समझ में आएगा। और सामान्य अर्थों में एनएसडीपी क्या होता है, तो जीएसडीपी में से जब हम मूल्यह्रास को निकाल देते हैं या गिसावट मूल्यह्रास को निकाल देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है। समझेंगे अभी तसल्ली से कि कोई उद्योग 100 करोड़ रुपए का लगाएंगे, 150 करोड़ रुपए का उसके अंदर लाभ होगा एक साल में। लाभ नहीं, कमाई होगी। और उसमें देखेंगे कि 100 करोड़ में से 20 करोड़ की गिसावट हुई है, तो 80 करोड़ रुपए हैं हमारे पास वर्तमान में पूंजी के रूप में, और 50 करोड़ रुपए हमने उसके अंदर लाभ प्राप्त किया है। तो टोटल क्या खाका खींचा है, तो वो 130 करोड़ रुपए। इस प्रकार से देखेंगे अभी हम एग्जाम्पल के रूप में। तो हम देखेंगे कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में से स्थायी पूंजीगत उपभोग को घटाकर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान प्राप्त किया जाता है या होता है। स्थायी पूंजी उपभोग मूल्यह्रास से या डेप्रिसिएशन से यह आशय है कि उत्पादन करने के दौरान, जो भी हम उत्पादन कर रहे हैं उसके दौरान हमने कोई भी चीज़, क्या चीज़ें हमने, चाहे भवन हो, आपका अगर भवन है तो उसमें सिलन भी आई होगी, दरारें भी पड़ी होंगी, कलर है वो भी कम हुआ होगा, कुछ टूट फूट भी हुई होंगी जो काम कर रहे हैं। कोई मशीनें हैं, कोई मशीन आपने खरीदी है उसमें ऑयल ग्रीस की आवश्यकता भी उसके अंदर पड़ी होगी, कुछ लागतें भी आई होंगी, खराब भी होंगे तो मेंटेनेंस भी करवाई होगी। इस प्रकार उनका पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उसकी जो मूल्य है, उसके अंदर जो प्राइस है वो भी कम हुई है। या कोई औजार टूल्स वगैरह हैं वो इसके अंदर होते हैं शामिल। तो इन सब चीज़ों को हम जो स्थायी पूंजीगत उपभोग की वस्तुएं हैं उसमें शामिल करते हैं और जीएसडीपी में से जब इसको घटाते हैं तो एनएसडीपी प्राप्त होती है, और ये करना जरूरी है।
सूत्र के रूप में देखें तो शुद्ध राज्य जो एनएसडीपी है वो सकल राज्य यानी जीएसडीपी में से मूल्यह्रास को घटाएं। अब वापस उस स्लाइड पे चलते हैं। ये वाली स्लाइड। पूंजीगत वस्तुएं वे समस्त वस्तुएं एवं साधन, वे वस्तुएं एवं साधन जो टिकाऊ होती हैं, परमानेंट फिक्स असेट, आपके मोटर है, वाहन है, गाड़ी है, भवन है, मशीनरी है, ये सब इसके अंदर शामिल होती हैं, फिक्स्ड है। मशीनें, औजार, उपकरण, भवन, समस्त चल अचल संपत्तियां जो इसके अंदर शामिल होती हैं वो है। गाड़ी आपने ली होगी कोई भी उत्पादन के लिए, कोई ट्रॉली ली होगी या महिंद्रा मैक्स लिया होगा, पिछले साल वो जिस राशि की थी क्या वो इस राशि में है, नहीं है, तो वो उसके अंदर घटेगा। आइए चलते हैं। पूंजीगत वस्तुओं में गिरावट को मूल्यह्रास कहते हैं। पूंजी में गिरावट हो रही है, भवन में दरारें पड़ रही हैं, गाड़ी का मूल्य गिर रहा है, मशीनें मेंटेनेंस मांग रही हैं। गिरावट के कारण मशीन, भवन, ये बांध परिप्रेक्ष्य में छोड़ें इसको, क्योंकि ये हम बिजली बिजली के रूप में देखते हैं, तो बिजली में बिजली के जो संयंत्र होते हैं उसके मामले में बात है, उसको छोड़ें। आप इन तीन को ध्यान रखें, मशीन, भवन की क्षमता में कमी आ जाती है। मूल्यह्रास भी एक प्रकार की हानि है, तो हमारे लाभों में से घटाई जाएगी। तो कमाया तो पिछले साल में जो घटाया है उसमें से देखेंगे ना। तो एनएसडीपी क्या है कि जीएसडीपी में जब हम मूल्यह्रास को हटाते हैं। आइए आगे चलते हैं। क्या है भाई, वही वही चीज़ें, वही स्थिर कीमतों पर क्या होंगी ये, और प्रचलित कीमतों पर क्या होंगी, देखने का प्रयास करेंगे। अब एक आंकड़ा तो आपके सामने पहले चैलेंजिंग है, दूसरा आंकड़ा भी आपको चैलेंजिंग के रूप में देखना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो एनएसडीपी क्या थी 2023-24 में। अब इसको तो छोड़ दें, आप ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि हमारी 2024-25 में एनएसडीपी देखी जाए तो जो है वो आपकी 7.96 लाख या 7.96 लाख करोड़, 7.96 लाख करोड़, ये जीएसडीपी से हमेशा कम होगी। वहाँ 8.6 थी, आपको ध्यान होगा। यहाँ 7.96 लाख करोड़ स्थिर कीमतों पर है, और प्रचलित कीमतों पर 15.24 लाख करोड़ है। प्रचलित कीमतों पर 15.24 लाख करोड़ है। फिलहाल इन दो आंकड़ों पर ध्यान देके याद करने का प्रयास करें कि एनएसडीपी जो है हमारी राज्य की, वो 2023-24-25 में स्थिर कीमतों पर 7.96 लाख, 7.96 लाख, 7.96 लाख, और प्रचलित कीमतों पर 15.26 लाख। देखेंगे उस टाइम पे आपको, उस टाइम 17 आ रही थी वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो भी उत्पादन हुआ उस उत्पादन में मूल्यह्रास को घटाने के बाद में एनएसडीपी ये प्राप्त हुई है स्थिर कीमतों पर 24-25 में 7.96, 7.96, 7.96, प्रचलित कीमतों पर 15.25 लाख करोड़, 15.25 लाख करोड़। वृद्धि दर जो है वो स्थिर कीमतों पर 8.03% है। एक बार आपको बता दिया कि भाई इसको इसमें से कैसे घटाएंगे और कहाँ से कहाँ रखेंगे, वो आप समझ चुके हैं, उस प्रकार से देखना पड़ेगा कि एनएसडीपी जो है वो स्थिर कीमतों पर कितनी है, 8.03 लाख करोड़, 8.03 लाख, सॉरी 8.03%, 8.03%। आंकड़े हैं, इसमें चूकने की संभावना रहती है। तो जो वृद्धि दर है वो 8.03% है, और प्रचलित कीमतों पर अगर एनएसडीपी की पूछें तो हम 12.23% है, 12.23% है। तालिका क्या जाहिर करती है, देख लेते हैं तसल्ली से कि प्रचलित कीमतों पर, यानी कि यहाँ पर प्रचलित कीमतों पर एनएसडीपी 2023-24 में 13.59 लाख करोड़ थी। ये 13.59 लाख करोड़ थी, 13.59 लाख करोड़ थी, 13.59 लाख करोड़ थी, जो कि 12.33% की वृद्धि दर से, 12.33% की वृद्धि दर से बढ़कर 2024-25 में 15.35 लाख करोड़, 15.35 लाख करोड़, 15.35 लाख करोड़ हो गई है। तो कहाँ थे कि हम 13 पॉइंट समथिंग पे थे और 15 पॉइंट समथिंग पे पहुंच गए। 13 पॉइंट समथिंग पे थे, 13 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ पे थे, 15 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ पे पहुंच गए। 13-15, 13-15, 13-15 याद रखें। एनएसडीपी 13-15 प्रचलित कीमतों पर, ठीक है। वृद्धि दर पूछे तो 12-23, 12-23, 12-33। अब स्थिर कीमतों पर बात करें तो स्थिर कीमतों पर एनएसडीपी जो थी 2024 में वो 7.37 लाख करोड़, 7.37 लाख करोड़, 7.37 लाख करोड़ की, जो कि 8.03% वृद्धि दर के साथ, 8.03% वृद्धि दर के साथ 2024-25 में, 2024-25 में 7.96 लाख करोड़, 7.96 लाख करोड़, 7.96 लाख करोड़ हो गई है। समझ रहे हैं। आगे चलते हैं, इसको समअप करेंगे हम अगली कक्षा में, एक बिल्कुल उसमें ले आएंगे। मैंने क्वेश्चन भी दिए बनाए हैं अभी इसके अंदर, जो देखेंगे अभी। अब वो कंसेप्ट समझ गए, प्रति व्यक्ति आय को समझे,
कि साहब प्रति व्यक्ति आय है क्या। तो प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश में जीवन के स्तर को और कल्याण के सूचक को दिखाती है कि जीवन का स्तर क्या है, लोगों का रहन सहन क्या है और कल्याण का क्या सूचक। ठीक है, कैसे प्राप्त करते हैं, हमने जीडीपी समझ ली, जीएसडीपी समझ ली राज्य के परिप्रेक्ष्य में, एनडीपी समझ ली, एनएसडीपी समझ ली राज्य के परिप्रेक्ष्य में। अब यहाँ रुकना पड़ेगा। एनएसडीपी में, यानी कि जो अभी एनएसडीपी आई थी थोड़ी देर पहले, ये थी ये एनएसडीपी, ये वाली, इसमें जब हम मध्यवर्षीय जनसंख्या, अब ये क्या है साहब मध्यवर्षीय जनसंख्या, क्या है मध्यवर्षीय जनसंख्या। तो मध्यवर्षीय जनसंख्या वह जनसंख्या होती है जो एक अर्थव्यवस्था में 15 से लेकर 64 वर्ष का कोई व्यक्ति है और काम करने का इच्छुक है, उसे हम मध्यवर्षीय जनसंख्या लेते हैं। तो जब एनएसडीपी के अंदर जब हम शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में हम जब मध्यवर्षीय जनसंख्या का भाग लगाते हैं तो हम उस राज्य की या देश की पर कैपिटा इनकम को देखते हैं, और पर कैपिटा इनकम जो है वो लोगों के जीवन के स्तर को बताती है और कल्याण के स्तर को बताती है, इसलिए ये आवश्यक है। कैसे देखेंगे, सूत्र में पूछ ले प्रश्न में। तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को जब हम मध्यवर्षीय राज्य की मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो ये प्राप्त होगी। तो अब वही स्थिर कीमतों पर देखेंगे और प्रचलित कीमतों पर देखेंगे कि पहले हम कहाँ खड़े थे और आज हम कहाँ आ गए हैं। आर्थिक समीक्षा में जो डाटा हैं वो पिछले वर्ष के दिए जाते हैं, सरकार कहाँ खड़ी है ये उसके अंदर होता है, और बजट में ये होता है कि सरकार का लक्ष्य क्या है, सरकार कहाँ जाने वाली होती है। तो ये बात समझें आप। तो देखें कि स्थिर कीमतों पर 2023-24 में 90,414 रुपये, 90,000 मोटा मोटा ध्यान रखेंगे, 90,000 2023-24 के अंदर एक व्यक्ति स्थिर कीमतों पर 90,000 रुपये कमा लेता था। एक व्यक्ति राज्य में 90,000 रुपये कमा लेता था, 90,414 रुपये 2023-24 में। अब 24-25 में उसने 6,000 रुपये की वृद्धि करी, क्यों ध्यान रखें, 6,000 रुपये की वृद्धि करी, मोटा मोटा 90 से उसने 6,000 रुपये कमा के 96,638 रुपये, 96,638 रुपये स्थिर कीमतों पर वर्ष 2024-25 में, वर्ष 2024-25 में कर दिए। तो 90,000 पे थे पिछले साल हम, और आज हम जो हैं वो 96,000 पे पहुंच चुके हैं। अब आपको याद रह जाएगा 90,414 रुपये और 90,638 रुपये। प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो वही दोनों के अंतर को में से निकाल लेंगे और पिछले वर्ष में उसके भाग देंगे, प्रतिशत निकालेंगे तो 6.88, ये इंपॉर्टेंट है, 6.88 ध्यान रखना। प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर पूछेगा स्थिर कीमतों पर तो बताना है कि 6.88%, 6.88%। अब बात करेंगे हम प्रचलित कीमतों पर। प्रचलित कीमतों पर देखेंगे कि क्या था। तो प्रचलित कीमतों पर पिछले वर्ष 2023-24 में बात करें तो 1,66,000 रुपये समथिंग कमाता था एक व्यक्ति, या पर कैपिटा इनकम थी उसकी 1,66,000 वार्षिक, 1,66,000 वार्षिक, महीने की नहीं वार्षिक है। तो 1,66,647 रुपये, 1,66,647 रुपये, 1,66,647 रुपये, मोटा मोटा 1,66,000 रुपये था। और 2024-25 में 1,85,000 के पास पहुंच गया। कहाँ था कि 1,66,000 रुपये था, और प्रचलित कीमतों पर 2024-25 में 1,85,000 रुपये पहुँच गया। अब देखें कि 1,66,647 रुपये, 1,66,647 रुपये था, और 2024-25 में प्रचलित कीमतों पर 1,85,053 रुपये उसने प्राप्त किए साल में। प्रतिशत वृद्धि देखेंगे तो 11.04% है, 11.04% है, 11.04% है, 11.04%। आंकड़ों से मत घबराइए, एक पेज में कर देंगे, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में बना देंगे, याद कराने का प्रयास कर देंगे। आप केवल जहां से रोज निकलते हैं, घर के अंदर जहां पढ़ते हैं, स्टडी रूम में जहां पढ़ते हैं, उस पेज को हमारे जो आपका पीडीएफ फॉर्मेट में हमारी ऐप पे मिलेगा, उसको लगा लेना आराम से। ठीक है, पढ़ देते हैं कि स्थिर कीमतों पर 2023-24 में पीसीआई प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम 90,144 रुपये थी, जो कि 6.88% की वृद्धि दर के साथ में 1,85,053 रुपये हो गई है, 1,85,053 रुपये हो गई है। ठीक है, ये गलत लिख दिया है आंकड़ा, यहाँ पे ध्यान रखना,
ये 1,66,000 स्थिर कीमतों पर जो है वो 96,600, यहाँ 96,000 आएगा, इसको हटा के इसको ध्यान रखें, 96,638 रुपये। ऐसे ही हम देखेंगे कि प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय 1,66,647 रुपये थी, 1,66,647 रुपये थी, जो कि 11.04% से 11.04% से वृद्धि दर से 2024-25 में 1,85,053 रुपये, 1,85,053 रुपये, 1,85,053 रुपये हो गई होना रहना संभावित है। ये हो गया कंप्लीट। मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप ईयरफोन में तसल्ली से सुनेंगे ना, तो भी आपको दिमाग में, मन मस्तिष्क अंतरात्मा में बैठना का और बुद्धि में बैठने का प्रयास होगा। आप कोशिश करना एक बार सुनने की तसल्ली से। आगे चलते हैं। हम प्रति व्यक्ति आय के कंसेप्ट को समझ चुके हैं, हम एनएसडीपी के कंसेप्ट को समझ चुके हैं, हम जीएसडीपी के कंसेप्ट को समझ चुके हैं। अब वही कहानी, भारत के साथ तुलना तो करनी जरूरी है। तो अब स्थिर कीमतों पर भारत की देखेंगे और राजस्थान की देखेंगे। कोई मैं पढ़ देता हूँ, अभी 2 मिनट में आपको बैठ जाएगा कि भारत की प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर 1,12,385 रुपये थी है, ठीक है। और राज्य की 96,000 है वर्तमान में। तुलना कर रहे हैं ना 2024-25 की, तो कितनी है भारत की पूछे तो 1,23,000, 1,12,000, सॉरी 1,12,000 तक ध्यान रखें, 1,12,000, 96,000, 1,12,000, 96,000, 1,12,000, 96,000, राज्य की 96,000 और भारत की 1,12,000। पहले आप मूल रूप में तो पूछें कि 1,12,000 समथिंग, और राज्य की पूछें तो 96,000। प्रचलित कीमतों पर देखें तो लगभग 2 लाख, लगभग 2 लाख हम ध्यान रखें, 162 में रह जाएगा ध्यान, लगभग 2 लाख हम ध्यान रखें। वृद्धि दर पूछे तो 8.7% है, और राज्य की पूछे तो ये जो आपकी प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 1,85,053, 1,85,053 है। फिर समझा देता हूँ कि स्थिर कीमतों पर अगर भारत की पर कैपिटा इनकम अगर पूछी जाए तो 1,12,000 आप मोटा मोटा ध्यान में रखें अभी, ठीक है। और राज्य की पूछी जाए तो 96,000 मोटा मोटा भी ध्यान में रखें। वृद्धि दर पूछी जाए तो भारत की वृद्धि दर 5.03 थी और राज्य की पूछी जाए तो 6.88 थी। दिख रहा है आपको कि भारत की कम है और राज्य की ज़्यादा है, वही आंकड़ा देखेंगे हम अभी। और भारत की प्रचलित कीमतों पर जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग 2 लाख है, लगभग 2 लाख के आसपास कोई व्यक्ति है उसकी साल भर में वार्षिक इनकम है, और राज्य के अंदर 1,85,053 है, ध्यान रखें। तो 1,12,000 हम स्थिर कीमतों पर देखेंगे और राज्य की 96,000 है। प्रचलित कीमतों पर लगभग 2 लाख है और 1,85,000 है। वृद्धि दर देखेंगे तो भारत के परिप्रेक्ष्य में स्थिर कीमतों पर देखेंगे पर कैपिटा इनकम की वृद्धि दर तो 5.03% है, 5.03% है, और राज्य की देखेंगे तो 8.7%, सॉरी भारत की देखेंगे प्रचलित कीमतों पर तो 8.7% है, राज्य की मैंने आपको बताई दी है। तो अब इसकी कहानी से क्या जाहिर हो रहा है कि वर्ष, हाँ ये चीज़ देखेंगे कि भारत की जो पर कैपिटा, राज्य की जो पर कैपिटा इनकम है उसकी वृद्धि दर भारत की पर कैपिटा इनकम की वृद्धि दर से अधिक है, एक बात तो ये। और 2024 में एक सवाल आया था, ये देखिएगा, ये इसी तरह से समझा दिया गया है कि राजस्थान की ये है, ये है, ठीक है। ये वाली कहानी अभी पूछा था सवाल 2024 की प्री परीक्षा में, 21 वर्ष पर कैपिटा इनकम कितनी कम थी। तो वर्ष 2020-21 में राज्य व भारत दोनों की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर, प्रति व्यक्ति आय की, चाहे भारत की पूछे चाहे राज्य की पूछे, तो प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर प्रचलित कीमतों पर हो चाहे स्थिर कीमतों पर हो, ये 2020-21 में ऋणात्मक थी, ऋणात्मक थी, ऋणात्मक थी। ये ध्यान रखें, ये समझाया हुआ है इसके अंदर। ये यहाँ तो धनात्मक है, 21-22 में धनात्मक है, 22-23 में धनात्मक है, 23-24 में धनात्मक है, 24-25 में धनात्मक है, लेकिन ये जो है ये ऋणात्मक है 20-21। आइए आगे चलते हैं। अब ये एक नया आंकड़ा है भाई, भारत की भी देख ली जीडीपी, राजस्थान राज्य की भी जीडीपी देख ली। अब हम कुछ जिलों की जीडीपी देखेंगे, जिलों की जीडीपी देखेंगे। ये पहली बार आर्थिक समीक्षा में लिया गया है, पहली बार आर्थिक समीक्षा में पिछले 15 वर्ष के इतिहास में हम जो हैं वो एक जिलों की जीडीपी के ऊपर भी ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं। तो वही कहानी है कि जिलेवार सकल घरेलू उत्पाद के 5 जो जिले हैं वो देखने हैं, और पर कैपिटा इनकम के भी 5 जो जिले हैं वो देखने हैं। तसल्ली से देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा।
तो राज्य के 5 जिले जिनका सकल, अब इसकी संख्याओं को याद मत रखना, मैं नहीं समझता कि कोई संख्या इतना, अर्थशास्त्र का कोई भी अच्छा जो स्कॉलर है वो आंकड़ों से बचने का ही प्रयास करता है, उस वो आंकड़े कहने क्या चाहते हैं उनकी कहानी को वो पूछने का प्रयास करता है। तो मैंने भी देखा है कि कितने भी एग्जाम में 2 या 3 आंकड़े आते हैं, अगर 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आते हैं तो 1 या 2 आंकड़े आते हैं, लेकिन वो आंकड़े याद होने चाहिए। तो इनके आंकड़ों को देखने नहीं है कि कितनी क्या थी, बस देख लें कि पहले कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, वृद्धि दर किसकी है, क्या है, वो देख लेते हैं। तो राज्य के 5 जिले जिनका सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GDP, ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDDP, ठीक है। तो पहले नंबर पर जयपुर है, दूसरे नंबर पर अलवर है। प्रचलित कीमतों पर बात कर रहा हूँ, स्थिर कीमतों पर भी बात करेंगे। तो जयपुर, अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा, यहाँ से यहाँ तक की जो कहानी है वो तो सेम है। तो JAJ, जयपुर, अलवर और जोधपुर, पहले जयपुर जाएं, फिर अलवर जाएं, फिर जोधपुर चले जाएं। जयपुर, अलवर, जोधपुर मैप में बिठाएं, जयपुर फिर जोधपुर, सॉरी अलवर फिर जोधपुर, चाहे प्रचलित पे पूछे GDDP, चाहे स्थिर पे GDDP पूछे। तो देखें मैप में भी देखेंगे अभी आगे हम कि जयपुर, अलवर, जोधपुर, जयपुर, अलवर, जोधपुर, चाहे प्रचलित पे पूछे चाहे स्थिर पर पूछे, ये दोनों समान है। अब प्रचलित में चेंज कहाँ हुआ है, प्रचलित में भीलवाड़ा और अजमेर, यहाँ पे इसको बदल दें, अभी देख लेंगे, और इसको इससे कन्वर्ट कर दें, यहाँ अजमेर आगे आ जाएगा या भीलवाड़ा पीछे आ जाएगी। तो ये देखने का प्रयास है कि रैंकिंग में स्थान जो है वो जयपुर का प्रथम है, सिंपल सी बात है। आर्थिक, जो कि आर्थिक विकास में जयपुर के प्रभुत्व को दर्शाता है। भाई सबसे ज़्यादा मजबूत आर्थिक विकास में जो क्लेम है, वो दावा है, वो जयपुर का सबसे ऊपर है, प्रभुत्व जो है वो जयपुर का है। दूसरी बात करेंगे कि अलवर जिले की उन्नति या जो वृद्धि है, अलवर मतलब, लेकिन ग्रोथ जो कर रहा है बहुत तीव्र गति में वो अलवर कर रहा है, तो अलवर जिले की उन्नति तीव्र है। साथ ही अलवर और जो भीलवाड़ा दोनों हैं वो राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। देखिए उद्योग है, कॉटन का मामले में, कपड़े के मामले में भीलवाड़ा है, अलवर में आप देखते ही हैं कि हर प्रकार के उद्योग शामिल किए गए हैं वहाँ पर, तो इसलिए ये चीज़ें हैं। अब इसको समझते हैं चित्र के माध्यम से, प्रति व्यक्ति आय भी समझेंगे, रुकें। ये GDDP, तो यहाँ से चलेंगे प्रचलित कीमतों पर, जयपुर, जयपुर से अलवर चलें, अलवर से जोधपुर चलते हैं, जयपुर, अलवर, जोधपुर, फिर भीलवाड़ा और अजमेर, ये तो होगी प्रचलित कीमतों पर। जयपुर, अलवर, जोधपुर, फिर भीलवाड़ा, फिर अजमेर। स्थिर कीमतों पर देखें तो जयपुर, अलवर, जोधपुर, अजमेर और भीलवाड़ा। स्थिर कीमतों पर तो सीधा यहाँ से घुमा दो, ये यहाँ से यूँ, ये जयपुर, जयपुर से अलवर गए, अलवर से जोधपुर गए, अजमेर गए और ये भीलवाड़ा आ गए मैप में। तो ये वाला आपको ध्यान रह जाएगा कि भाई जयपुर, जयपुर से अलवर, अलवर से जोधपुर, जोधपुर से अजमेर, अजमेर से भीलवाड़ा। यहाँ से यहाँ तक की कहानी दोनों में सेम है, GDDP की में, प्रचलित कीमत हो चाहे स्थिर कीमत हो। बचा क्या कि अजमेर जो है वो स्थिर कीमतों में ऊपर है और भीलवाड़ा नीचे है, तो इसको यहाँ पे हम पलट देंगे प्रचलित कीमतों पर। इस तरह से कुछ दिमाग में बैठा के जोड़ने का प्रयास करें। हाँ, पर कैपिटा इनकम देख लेते हैं। हम्म, अब प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर देखने का हम प्रयास करेंगे। 10-10 मिनट में ये खत्म हो जाएगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, तसल्ली से पढ़ते हैं इसलिए थोड़ा देखो टाइम तो लगता ही है। और आप भी कौन सा एक की स्पीड में देखते हैं, ज़्यादातर तो दो की स्पीड में मास्टर नाचता हुआ दिखता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आधे घंटे में या 40 मिनट में पूरा हो जाए। तो राज्य के 5 जिले जिनका प्रति व्यक्ति शुद्ध सकल जिला घरेलू उत्पाद क्या है, ठीक है, DPCI, डिस्ट्रिक्ट PCI। तो अलवर का सबसे ज़्यादा है, ये इसको हटाएं, ठीक है, यहाँ से देखेंगे अलवर, फिर भीलवाड़ा और जयपुर, अजमेर, जैसलमेर। पहले अलवर है, अलवर से सीधा भीलवाड़ा में आ जाएं, फिर भीलवाड़ा से जयपुर चले जाएं, जयपुर से अजमेर चले जाएं, अजमेर से जैसलमेर चले जाएं। याद करना पड़ेगा, मैप में दिमाग को घुमाना पड़ेगा जब बैठेगा। तो A और J, ABJ और AJ। तो देखेंगे कि अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर, जैसलमेर। फिर देखेंगे कि हम स्थिर कीमतों पर अलवर, जयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, जैसलमेर। वापस चलते हैं मैप में, इधर उधर थोड़ा कारस्तानी करने का प्रयास करते हैं और समझाते हैं दिमाग को। ये वहीं से लिया गया है, पर के उसमें आपकी जो डॉक्यूमेंट थी उसी के रूप में बताया, लेकिन ये इनको मत रखना याद, ये कोई चीज़ों का
दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आंकड़े तो वैसे ही इतने याद रहते नहीं है, और कोई याद करता भी है और कराता भी है तो वो एक दिन पहले देख के आता है, इतने नहीं रहते हैं दिमाग। हम्म। अब स्थिर कीमतों पर कैपिटा इनकम देखने का प्रयास करेंगे। कहाँ से शुरू है कहानी, कि अलवर से शुरू है। अलवर से चले, अलवर से जयपुर आ गए स्थिर कीमतों पर। फिर जयपुर से राजसमंद चले गए, ये राजसमंद आ गए। राजसमंद से हम भीलवाड़ा चले गए, ये भीलवाड़ा आ गए। और भीलवाड़ा से जैसलमेर चले गए। मैप में देखोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, पर कैपिटा इनकम जो है वो सबसे ज़्यादा अलवर की है। स्थिर कीमतों पर कह रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट की। ये अलवर की है, फिर जयपुर की है, फिर राजसमंद की है, फिर भीलवाड़ा की है। उसके बाद जैसलमेर की है। ठीक है, ऐसे प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर प्रचलित कीमतों पर अलवर की है। अलवर के बाद में आपके भीलवाड़ा की है। भीलवाड़ा के बाद में आपके जयपुर की है। जयपुर के बाद में आपकी अजमेर की है। अजमेर के बाद जैसलमेर की है। कैसे भी बिठाएं, दिमाग में बिठाने का प्रयास करें, यही एक थोड़ा सा जटिल है। पहले देखेंगे तो दोनों में अलवर सेम है। दूसरे में जब हम चेंज करते हैं तो यहाँ पर जयपुर आता है, और यहाँ पर दूसरे के अंदर भीलवाड़ा आता है, और तीसरे में जयपुर आता है। यहाँ तीसरे में राजसमंद आता है, चौथे में भीलवाड़ा आता है, फिर जैसलमेर आता है। यहाँ अलवर है, जैसलमेर है, अलवर है, भीलवाड़ा है, जयपुर है, अजमेर है और जैसलमेर है। प्रचलित कीमतों पर डिस्ट्रिक्ट की पर कैपिटा इनकम देखने का प्रयास। आगे चलते हैं। अब 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था पिछले साल से ही हमने देखने का प्रयास किया है। ये मुख्य परीक्षा में या किसी भी परीक्षा में इनकी जो ये स्तंभ हैं, ये पिलर्स हैं या रणनीतिक स्तंभ हैं, ये आने का प्रयास रहेगा। तो देखेंगे, एक एक को पढ़ना पड़ेगा तसल्ली से। आर्थिक विकास करना है साहब, कितने का करना है? कि 350 बिलियन डॉलर का। ठीक है। स्तंभ क्या क्या है? क्षेत्रीय परिवर्तन करेंगे। आर्थिक विकास को गति देने के लिए प्रमुख क्षेत्रों में तेजी लाएंगे। चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे सेवा का क्षेत्र हो, उसमें हम गति देंगे साहब। कैसे देंगे आगे देखेंगे, पर पहला पिलर ये है। पूंजी का निर्माण करेंगे। 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। चाहे कृषि का करना हो, सिंचाई को बढ़ाना हो, नहरों को बढ़ाना हो, या ऊर्जा को बढ़ाना हो, उद्योग में उद्योग को बढ़ाना हो, सेवा के क्षेत्र को बढ़ाना हो, तो 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करेंगे। मूल्य स्थिरीकरण, प्राइस स्टेबलाइजेशन, मतलब इनपुट्स आउटपुट्स जो हैं उसके अंदर ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। आलू टिंडे जितनी भी चीज़ें हैं ये ज़्यादा महंगी नहीं हो, ज़्यादा सस्ती नहीं हो, मांग जो है वो संतुलित बनी रहे, इसलिए इसका काम करेंगे। विकास और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। राजकोषीय प्रबंधन करेंगे। वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेंगे। ग्रोथ है, स्थिर ग्रोथ होती होती जा रही है, तो राजकोषीय प्रबंधन में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेंगे। वित्तीय सेवाएं, पूंजी तक पहुंच के माध्यम से विकास को सक्षम बनाएंगे। पूंजी लाएंगे, इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, कोशिश करेंगे हमारे उत्पादन के जो साधन हैं उनसे हम अच्छे इनकम को प्राप्त करें, उसको उद्योग में लगाएं, व्यापार में लगाएं, वाणिज्य में लगाएं, कहीं भी लगाएं। प्रयास करेंगे कि हम वित्तीय सेवाएं पूंजी तक पहुंच बढ़ाएंगे, उनके माध्यम से विकास करेंगे। इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी ग्रोथ, एक समता मूलक अर्थव्यवस्था। देखिए, समता मूलक अर्थव्यवस्था, गरीब ज़्यादा गरीब ना रहेगा, अमीर ज़्यादा अमीर नहीं रहेगा, तो समता मूलक अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे। एक बार इसको देखेंगे, रिवाइज करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये पिलर्स हैं, ये लिखने में काम आएंगे। अब 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए राज्य सरकार के लक्ष्य या प्रयास, ये जो कहानी चल रही थी उसको देखेंगे कि मजबूत आर्थिक वृद्धि। भाई वृद्धि तो हो, लेकिन कैसी हो? मजबूत हो। अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास किया जाएगा। राइजिंग राजस्थान समिट वही सबसे अनुकूल वातावरण है, उसी से निवेश आएगा। तो मजबूत आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाएगा। अनुकूल आर्थिक आधार पर विकास करना और विकास की गति को तीव्र बनाए रखना, मतलब विकास करेंगे अनुकूल आर्थिक आधार पर। आर्थिक आधार कैसा होगा? अनुकूल बनाएंगे। प्रतिकूल है तो उसे अनुकूल ले जाएंगे। विकास करेंगे और विकास की गति को तीव्र करेंगे। वातावरण अनुकूल करेंगे, करने के साथ साथ ही उसको तीव्र करेंगे विकास को। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ाए जाएंगे। उत्पादन में वृद्धि करेंगे, उत्पादन में कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि करेंगे। नवाचार को लाएंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज को लाएंगे। राज्य सरकार इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रही है। ये प्रयास करने से राज्य जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर और वैश्विक स्तर पर दोनों मोर्चों पर प्रतिस्पर्धी बन सकेगा, ऐसा राज्य सरकार करने का प्रयास कर रही है। लाइनों को ध्यान से देखना।
अब 3 क्षेत्र हैं, कृषि का क्षेत्र, उद्योग का क्षेत्र और सेवा का क्षेत्र। तो कृषि के क्षेत्र में जो राज्य सरकार है उसकी क्या रणनीति है, हम कुछ भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी ना किसी प्रकार की रणनीति बनाते हैं। ये 4-5 चीज़ें बड़ी परेशान करती हैं, क्या प्लान है, क्या प्रोग्राम है, क्या पॉलिसीज़ हैं, ये 4-5 चीज़ें हैं और क्या टारगेट्स हैं। तो हम इस टारगेट को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या करेंगे, रणनीतियाँ क्या करेंगे, उसके बारे में आर्थिक समीक्षा के डॉक्यूमेंट में बताया गया है और उन्हीं लाइनों को ले लिया गया है। हम देखेंगे कृषि के क्षेत्र में क्या है, उद्योग के क्षेत्र में क्या है और सेवा के क्षेत्र में क्या है। मैं फिर दबाव दे रहा हूँ, आजकल डॉक्यूमेंट के लाइनों का बड़ा महत्व है, लाइनें उठ के आती हैं, पूछ लेगा कि निम्न पर विचार कीजिए या निम्न पर सावधानी पूर्वक गलत को छाटिए या सही को बताइए। इसलिए ये वहाँ से उठाई गई है। आंकड़े तो आप याद कर लोगे, वो तो आदत होती है अपनी, लेकिन इन लाइनों को भी 1 लाइनर 2 लाइनर फैक्टों से बचने का प्रयास करें। अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, इसलिए इनको पढ़ाया जा रहा है, वरना हम भी नहीं पढ़ाते इनको। ठीक है, तो राज्य कृषि के क्षेत्र में क्या रणनीति है और प्रयास है। राज्य अपने सिंचाई के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने का प्रयास करेगा। ERCP प्रोजेक्ट, सिंचाई बढ़ेगी, उससे कृषि में परिवर्तन आएंगे। जल प्रबंधन में सुधार करने, जल प्रबंधन या जल के जो मैनेजमेंट है उसके अंदर हम सुधार लाएंगे। सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों को बढ़ावा देंगे, माइक्रो इरिगेशन पद्धति पर ध्यान देंगे। तो हम सबसे पहले तो जो सिंचाई है उसके बुनियादी ढांचे को बढ़ाएंगे, नहरें वहरें बढ़ाएंगे। कृषि के अंदर जो इनपुट में हम जल का प्रयोग करते हैं, उस जल के प्रयोग को सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के माध्यम से या जल प्रबंधन की सुधार की जो नवीन तकनीकें हैं उनको अपनाते हुए करेंगे। सिंचाई के विस्तार के साथ साथ, यानी सिंचाई का जो क्षेत्र है उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। राज्य के उच्च मूल्यों वाली फसलों में विविधीकरण लाएंगे। जो आपकी जो क्रॉप्स होती हैं, जो ट्रेडिशनल क्रॉप है, उससे हटकर हम जो है मॉडर्न क्रॉप को अपनाएंगे और उसके उच्च मूल्य को प्राप्त करेंगे, विविधीकरण करेंगे। ये राज्य सरकार का प्रयास है। कृषि प्रसंस्करण जो एग्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको, उद्योग को मजबूती देंगे। इन सबको करने से, इन प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर रही है सरकार, रणनीतियां बना रही हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीतियां बनाई गई हैं। होगा क्या, इससे ये होगा कि उत्पादकता बढ़ेगी कृषि की, किसानों की आय बढ़ेगी और राजस्थान कृषि उपज निर्यात क्षमता में वृद्धि करेगा। होगा ये। तो ये तो हो गए लक्ष्य जो पहले बता दिए, उनको प्राप्त करने का रणनीति बता दी, इनको करने से ये काम होगा। आगे चलें, उद्योग में रणनीतियां क्या होंगी, पढ़ देता हूँ, पढ़ने संबंधित ही है। तो राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए विनिर्माण, खनन और नवीकरणीय ऊर्जा, विनिर्माण, खनन और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के ऊपर राजस्थान सरकार ध्यान केंद्रित कर रही है। आप भी पढ़ने पे ध्यान केंद्रित करें, जैसे राजस्थान सरकार ध्यान केंद्रित कर रही है निर्माण, खनन और नवीनीकरण के ऊपर। राज्य सरकार औद्योगिक बुनियादी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको चाहिए उद्योग के लिए, वो बनाने का प्रयास करेगी। निवेश लाने का प्रयास करेगी, प्राथमिकता करेगी। औद्योगिक क्लस्टर जो होते हैं, एग्रीकल्चर क्लस्टर हैं, औद्योगिक क्लस्टर हैं, लोगों के समूह हैं, उनको देंगी। जो भी लोन्स फैसिलिटीज़ चाहती हैं सब्सिडीज़ पे, वो प्रोवाइड कराएगी। बैंकों की जो ब्याज दरें हैं वो किस प्रकार से न्यूनतम रखी जाए, महिलाओं को किस तरह से जोड़ा जाए, जो हमारे SC कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनको उद्योग में कैसे लाएं, या उद्यमी बनने के ऊपर प्रवृत्ति कैसे डेवलप हो, वो सब चीज़ें राज्य सरकार करेगी। साथ ही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों निवेशों को आकर्षित करने, राइजिंग राजस्थान की बात हो रही है, आकर्षित करने, व्यवसाय को आसान, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यवसाय यानी कि किसी भी प्रकार के जो रेस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन करने का राज्य सरकार इसके अंदर प्रयास करेगी, ध्यान केंद्रित कर रही है। राज्य का लक्ष्य है कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा मिश्रण में विविध लाए। हम देखते हैं आजकल सोलर हाइब्रिड जो प्लांट होते हैं वो लगते हैं, उनके ऊपर ध्यान करने का। तो इनको आप एक देख लेंगे एक बार तो समझ में आ जाएगी बात। तो ये रणनीति है, प्रयास कर रहे हैं। क्या करना है, $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनानी। अब सेवा क्षेत्र में पढ़ा चुका हूँ, पुराना लेक्चर है। पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी और वित्तीय सेवाओं में तीव्र वृद्धि के माध्यम से सेवा क्षेत्र में निरंतर विस्तार सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में अच्छा बनाना है, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़े अच्छा बनाना है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनके ऊपर ध्यान देना है और उनके ऊपर ध्यान दे के तीव्र वृद्धि करनी है सेवा क्षेत्र के अंदर राज्य को। राज्य अपनी समूह सांस्कृतिक विरासत का लाभ उठाते हुए, बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, पर्यटन
पर्यटन के क्षेत्र में प्रमुख गंतव्य स्थान का मतलब है कि कोई विदेशी जो हिंदुस्तान में चलना चाहे तो पहले वो राजस्थान में, पहले दूसरे तीसरे क्रम में राजस्थान में आए, ऐसा राजस्थान सरकार प्रयासरत है। जो इनकी विरासत है उसको संजो के रखे, आर्थिक विकास में वो योगदान दे सके। राज्य अपने पर्यटन स्थलों को बढ़ाएगी, डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार करेगी, आईटी और फिनटेक उद्योग के विकास में सहयोग करेगी, स्मार्ट शहरों, नवाचार केंद्रों और ई गवर्नेंस पहलों के माध्यम से सेवाओं के विकास में और तेजी करने का प्रयास करेगी। इस प्रकार की ये अपेक्षा है। अब उपर्युक्त तीनों क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा उक्त जो प्रयास किए जा रहे हैं उनसे राज्य का अधिक विकास सुनिश्चित होगा और प्रत्येक के योगदान की, प्रत्येक मतलब ये अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, जो कृषि का क्षेत्र, उद्योग का क्षेत्र और सेवा का क्षेत्र। अब देखेंगे अगला जीएसवीए, लेक्चर लंबा हो जाएगा, अगले में लेंगे जीएसवीए जो है उसकी क्या क्या वो है और कैसे कैसे होंगे वो देखने का प्रयास करेंगे हम अगले लेक्चर में, जिनसे राज्य की अधिक विकास सुनिश्चित होगा और प्रत्येक के योगदान की विस्तृत तस्वीर राज्य प्रस्तुत कर पाएगा। ये यहाँ तक है, ये 8-10 स्लाइडें थी वो आपको समझा दी गई हैं। आंकड़ों के मामले में थोड़ा सा निश्चित रहें आप, हम जब अगला लेक्चर लेके आएंगे उसके अंदर हम कोशिश करेंगे, मैंने काफ़ी सारे सवाल इसके अंदर बना लिए हैं, बताते हैं आपको। ये इस तरह से हमने सवाल बना लिए हैं। देखिएगा प्रश्न जो है क्या, ये प्रचलित और स्थिर कीमतों पर भारत की जीडीपी में राज्य की जीएसडी का क्या योगदान है, इनको हम 2-4 बार बढ़िया तरीके से रटा लगाएंगे और बढ़िया तरीके से एक बार इसको चार्ट बना के बताएंगे, ये बैठ जाएगा आपके दिमाग में। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज के लेक्चर जो है वो लगभग 1 घंटे का हो चुका है। हाँ, तो काफ़ी है, समझाने का अच्छा प्रयास किया जा रहा है। ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग में थोड़ा सा अंतर तो होता ही है, क्योंकि क्या अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने में समय लगता है, इसलिए 2-3 दिन में एक वीडियो आती है। कोशिश करेंगे कि हम इसको 40 दिन में पूरे लेक्चर को कवर कर पाएँ और पढ़ा पाएँ, और हम बहुत जल्दी हम आपके लिए आरएस मुख्य परीक्षा में जितने भी हम प्रयास कर सकते हैं या फर्स्ट ग्रेड टीचर में हम प्रयास कर सकते हैं, कोशिश मेरी ये है कि 60 से 70% सिलेबस जो है वो करवा दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि मेहनत करते हैं आपके साथ में मिलकर, तो जो भी टर्मोलॉजी में आप इसको बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ाने का प्रयास करें। धन्यवाद।